श्री कमलेश पांडे जी और सिद्धार्थ जी और भाई, आप सब बहुत ही दुर्लभ सज्जन लोग, इतने बम्बई के फिल्मी जगत और साहित्य से सरोकार रखने वाले इतने लोगों के पास पहली बार मैं संवाद के लिए बैठा हूँ। ये भाई केशव राय जी को धन्यवाद देता हूँ कि इतने कम समय में इन्होंने इतना अच्छा आयोजन कर दिया। और सच कहता हूँ, आज जब मैं कमलेश जी को सुन रहा था तो मेरा बड़ा ज्ञानवर्धन हो रहा था। मुझे फिल्मों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। सर, सारे स्टार तो आपके घर आते हैं, आमिर खान, अक्षय कुमार से। ये भी ठीक है, प्रधानमंत्री तो आते ही आते हैं। देश के जो बड़े बड़े स्टार हैं उन सबसे भी परिचय है, लेकिन उस परिचय का कारण फिल्म नहीं है, कुछ और है। उनसे संपर्क बना हुआ है। लेकिन अब जैसे कमलेश जी ने अभी कहा कि रोमन में स्क्रिप्ट होती है, मुझे पता ही नहीं इस बात का। अभी भी होती है। और उन लोगों को आप मेरे कहने से पिग्मेलियन नाटक दिखा दीजिए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का लिखा हुआ, वो रोमन को एकदम छोड़ देंगे। यानी ये कोई लिपि है, उससे बड़ी अवैज्ञानिक लिपि दुनिया में कौन सी है? पीयूटी पुट और बीओटी बुट क्यों नहीं है? आज बीओटी बट है तो पीयूटी पट क्यों नहीं है? कैसे हो गया? तर्क क्या है? ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं अवैज्ञानिकता के, अशुद्ध उच्चारण के। मैं जब लंदन में पढ़ता था, आज से करीब 55 साल पहले, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। 2-3 लड़कियां स्कॉटलैंड की मेरे साथ पढ़ती थी लंदन में। जो हमारा स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ थी, उसमें मैं रिसर्च कर रहा था, पीएचडी कर रहा था। तो मैंने एक लड़की से पूछा कि व्हेन आर यू कमिंग टू सी मी? तो वो मुझे जवाब में बोलती है, आई विल कम ऑन मुंडाई। मैंने कहा मुंडाई क्या होता है? मुझे पता ही नहीं, मुंडाई शब्द पहली बार मैंने सुना। वो मंडे को मुंडाई बोलती है। मैंने कहा ये सिर मुंडा के आएगी, क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रही है। यानी ब्रिटेन में ही आप देखें कि उच्चारण रोमन स्क्रिप्ट के कारण कितना भ्रष्ट हो गया है। और आप पेरिस जाएं तो और ज़्यादा मुश्किल है, वहाँ उच्चारण और गड़बड़ाता है। बर्नार्ड शॉ ने इस पर खूब लिखा है, और जितने भी लिपि वैज्ञानिक हैं दुनिया में, उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ इस पर लिख दिए हैं। पहली बार मुझे मालूम पड़ा। तो मुझे और भी आपने जो डायलॉग्स के बारे में कहा, कितनी अच्छी बात कही आपने कि जो नहीं कहा गया है, जो नहीं बोला गया है, उसका कितना गहरा अर्थ है, ये हमको समझना चाहिए। लेकिन जो बोला जाता है, वो जो पराई भाषा में बोला जाता है, तो वो कितना पूरे जीवन को सतही बना देता है, ये समझने की बात है। आज़ादी के बाद भारत का जो बौद्धिक और सांस्कृतिक विनाश हुआ है, उसका कारण अंग्रेजी का वर्चस्व है। मैं विदेशी भाषाओं के विरुद्ध नहीं हूँ। मेरी कई किताबें फॉरेन अफेयर्स पर अंग्रेजी में हैं। रूसी भाषा में मेरे रिसर्च पेपर्स छपे हैं। फारसी में धारा प्रवाह बोलता रहा हूँ। और बचपन में मैंने संस्कृत के साथ जर्मन भी सीखी है। इंदौर में रहता था तो मुझे एक वकील साहब जर्मन पढ़ाते थे, और जब दिल्ली आया तो अफ़गानिस्तान पे अनुसंधान कर रहा था विदेश नीति पर, तो मुझे फारसी सीखना पड़ा, अनिवार्य थी, कंपलसरी थी। और उसमें रूस और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे काम कर रहा था, तो रशियन भी सीखना पड़ा। और आर्काइवल मटेरियल देखने के लिए सारा मुझे अंग्रेजी में काम करना पड़ता था, इंग्लिश में पेपर पेश करना पड़ता था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा, न्यूयॉर्क में, वहाँ सारा काम अंग्रेजी में करना पड़ता था। तो विदेशी भाषाओं के मैं विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन अंग्रेजी को हमने महारानी बना दिया है और अपनी भाषाओं को नौकरानियाँ बना दिया है, वो गलत है।
इससे हमारे देश का व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो प्रतिहत हुआ है, हमारा अनुसंधान प्रतिहत हुआ है, हमारी मौलिक बुद्धि प्रतिहत हुई है। अपनी भाषा में हम काम करें। आप देखें कि दुनिया में जितनी महाशक्तियाँ हैं, 5 महाशक्तियाँ जिनको कहते हैं, जो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, अब तो चीन, पहले रूस था, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, इसमें जापान को भी जोड़ लीजिए, जर्मनी, इन सारे देशों में आप जाके देखें कि वहाँ अदालत कौन सी भाषा में चलती है, वहाँ संसद कौन सी भाषा में चलती है, वहाँ सरकार कौन सी भाषा में चलती है, वहाँ फिल्में कौन सी भाषा में बनती हैं, उनकी स्क्रिप्ट कौन सी भाषा में लिखी जाती है, आप देखें ना, सब अपनी भाषाओं में काम करते हैं। अगर आप महाशक्ति भारत को बनाना चाहते हैं, विश्व शक्ति बनाना चाहते हैं, अगर भारत को एक संपन्न राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो आपको इन सारे स्थानों पर स्वभाषा को लाना पड़ेगा। मैं हिंदी थोपने की जरूरत नहीं, हिंदी बिल्कुल नहीं थोपना। हिंदी थोपना अंग्रेजी थोपने से भी बदतर है। थोपना नहीं, प्रेम से सीखें। हिंदी जो फैली है वो थोपाई से नहीं फैली है, प्रेम से फैली है, सेवा से फैली है। महात्मा गांधी ने जब हिंदी प्रचार सभाएं कायम की दक्षिण भारत में, तो उसमें कोई हमारे लोग, हम लोग नहीं गए थे वहाँ से, दक्षिण भारतीय लोग आए थे, मलयाली लोग, तमिल लोग, तेलुगु, कन्नड़ लोग, उन्होंने हिंदी को वहाँ प्रचारित किया। मैं हिंदी थोपने के विरुद्ध हूँ। हिंदी तो अपने आप आएगी, आप सिर्फ अंग्रेजी को हटाइए। और अंग्रेजी को हटाने का क्या मतलब है? उससे विद्वेष नहीं करना। किसी भाषा से जो विद्वेष करे तो उसका दिमाग बहुत छोटा है, ये मान लीजिए। विद्वेष नहीं करना है, लेकिन उसको महारानी के पद से हटाना है, उसको विदेशी भाषा के पद पर बिठाना है। आज वो स्वदेशी भाषाओं का हक मार के हमारे देश में फैली। एक कानून हमारा बनता नहीं है हमारी भाषा, कितनी शर्म की बात है। आप छोटे से देश नेपाल में चले जाइए, संसद में सारी बहस नेपाली भाषा में। अफगानिस्तान, छोटा सा देश, मैं अफगानिस्तान में रहा हूँ, जाता रहता हूँ। कभी मैंने वहाँ अंग्रेजी में या हिंदी में या रूसी में संसद में कभी एक भाषण सुना नहीं। मैं अक्सर रोज़ सुबह संसद जाया करता था जब भी चलती थी वहाँ, 50-55 साल पहले। सब फारसी में, या जो फारसी नहीं जानते थे वो पश्तो में बात करते थे। 2 ही भाषाएं चलती हैं। पठान लोग पश्तो बोलते हैं, ताजिक, उज़्बेक, किर्गिज़ लोग फारसी बोलते हैं। मतलब मैंने दुनिया की महान से महान शक्ति देश को अपनी भाषा का प्रयोग करते देखा, और कमज़ोर से कमज़ोर नेपाल और अफगानिस्तान, छोटे देश, वो भी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोग जो गुलाम रहे अंग्रेज़ के, वो हमारी गुलामी अभी तक धारावाहिक चली आ रही। उसको तोड़ने वाला देश में गांधी के बाद एक राम मनोहर लोहिया था, जो कहा करता था कि आंदोलन चलाओ, कुछ करो। एक भी नेता नहीं हुआ। मुझे सारी हमारी सरकारें, सारे हमारे नेता लोग, बिल्कुल लगता है कि क्या है, इन लोगों को समझ ही नहीं है। कोई राष्ट्र महाशक्ति कैसे बनता है, कोई राष्ट्र महासंपन्न कैसे बनता है, उसके गुर को, उसके सूत्र को ये लोग समझते ही नहीं। उसके सूत्र को जो प्रधानमंत्री जब समझेगा, वो इतिहास का निर्माण करेगा। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना, राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठना, मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठना, ये बड़ी बात नहीं है। वो तो कुर्सियाँ हैं, खाली तो रहेंगी नहीं, किसी न किसी को पकड़ के बिठाना ही होगा वहाँ। जब कुर्सी पर बैठे हैं, घोड़े पर बैठे हैं, तो आप घुड़सवार हैं। घोड़े से उतरे तो इतिहास के कूड़ेदान में आप समा जाते हैं। घोड़े की लीद के बराबर आपकी कीमत नहीं होती, क्योंकि आप कुछ करते ही नहीं। देश में आज तक एक भी सरकार ऐसी नहीं हुई है जो भाषा के सवाल पर बुनियादी परिवर्तन करे। बुनियादी परिवर्तन में क्या होगा? कानून हमारे अपनी भाषा में बनेंगे। कानून हमारी भाषा में बनेंगे तो अंग्रेज़ के बनाए हुए सैकड़ों कानून जो एकदम रद्दी हैं, वो सब निरस्त हो जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, ऐसे कई कानून पकड़ पकड़ के संसद में निरस्त किए गए हैं। लेकिन वो काफ़ी नहीं है।
उनके निरस्त करने से काम बनता नहीं है। नए कानून बनना चाहिए, अपनी भाषा में बनना चाहिए, ताकि गरीब आदमी भी, अनपढ़ आदमी भी जब बोला जाए तो चाहे वो पढ़ ना पाए, अनपढ़ है, पढ़ नहीं सकता है, सुन तो सकता है ना, वो सुन के उस कानून को समझ जाए। आज कानून को समझने और समझाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लेना देना पड़ता है। वकालत का धंधा और डॉक्टरी का धंधा हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ठगी का धंधा हो गया है। वो चेहरा देख के पैसे बोलते हैं, चेहरा देख के फीस मांगते हैं। तो देश में अगर हमको न्याय की व्यवस्था कायम करना है तो कानून अपनी भाषा में सबसे पहले हमको बनाना होगा। अदालतों में बहस अपनी भाषा में चलनी चाहिए, अपनी भाषा में होनी चाहिए। जो हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं, प्रदेशों में हमारे प्रदेश की भाषाएं चलनी चाहिए और सारे देश के अंदर जोड़ने के लिए एक भाषा होनी चाहिए। आप कोई भी मान लीजिए, मैं हिंदी थोपने की बात नहीं करता, लेकिन हिंदी क्योंकि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और मेरी राय ये है, मुझे कोई गलत सिद्ध करे तो मुझे खुशी होगी, मेरी राय ये है कि दुनिया में इस समय हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। लोग कहते हैं कि चीनी भाषा, चीन में 8-10 बार गया हूँ और चीन मैंने लगभग उतना ही देखा है जितना भारत देखा है। भारत का शायद कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है जिसमें मैं नहीं गया हूँ, जहाँ मैं नहीं रहा हूँ। चीन में भी लगभग सारे सिंकियांग से लेके और माओ त्से-तुंग के जन्म स्थल तक सारे मैंने प्रांत घूमे, कई बार गया हूँ। आप चीन में एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाएं, जिसे मैंडारिन कहते हैं, चीन की राष्ट्रभाषा कहते हैं, वो चलती नहीं है। वहाँ की सरकार मेरे साथ 2-2 तर्जुमान, 2-2 इंटरप्रेटर भेजा करती थी कि एक हिंदी से चीनी में करे या अंग्रेजी से चीनी में करे और चीनी से स्थानीय भाषा में करे। अकेली मैंडारिन से काम ही नहीं चलता। और हिंदी आप देखिए, त्रिवेंद्र में जाइए तो भी बोल सकते हैं, कश्मीर में जाइए तो भी बोल सकते हैं, असम में जाइए तो भी बोल सकते हैं, गुजरात में जाएँ तो भी बोल सकते हैं। ये ठीक है कि हर आदमी हिंदी नहीं समझता है, लेकिन हिंदी दुनिया के कम से कम 12-13 देशों में लगभग राष्ट्रभाषा है। मॉरिशस के किसी क्षेत्र में आप चले जाइए, हिंदी में बात होती है। सूरीनाम चले जाइए, ब्रिटिश गयाना चले जाइए, यहाँ तक कि लंदन में चले जाइए, स्कॉटलैंड में आप जाइए, वहाँ लोग हिंदी समझते हैं। हिंदी कम से कम फिजी चले जाइए, हिंदी सब जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हिंदी बोलते हैं, लाखों लोग हिंदी बोलने वाले हैं। जितने भारतीय विदेशों में रहते हैं प्रायः सब हिंदी जानते हैं। मेरा ये कहना है कि जो भाषा विश्व भाषा है, सचमुच की विश्व भाषा है, उसकी कितनी दुर्दशा है भारत में, वो विश्व की नौकरानी बनी हुई है। आज से 56-57 साल पहले जब मैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में गया तो मैंने कहा कि मैं अपना पीएचडी का थीसिस हिंदी में लिखूँगा। लिखता तो मैं अंग्रेजी में ही था, काम मैंने अंग्रेजी में ही शुरू किया, रिसर्च पेपर अंग्रेजी में ही लिखे। एक झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या हुआ, मोरारजी देसाई और ये सारे नेता जो इंदौर आते थे, मैं इंदौर में पढ़ता था, बीए में था, उसके भी पहले सब मुझे जानते थे। तो मैं जब वहाँ गया तो मैंने मोरारजी भाई से कहा कि मुझे छात्र संघ का, स्टूडेंट्स यूनियन का अध्यक्ष बना लिया है, आप चलिए उद्घाटन कर दीजिए। सर मोरारजी भाई आ गए। ये 1966 की बात है। मोरारजी भाई ने रास्ते में पूछा कार में मुझसे कि भैया वैदिक, अब तुम यहाँ आ गए हो, इंदौर में तुम धोती कुर्ता पहनते थे, चोटी रखते थे, खड़ाऊ पहनते थे, अब तुम इंटरनेशनल अफेयर्स के पीएचडी कर रहे हो, सूट वूट पहनते हो, अंग्रेजी बोलते हो, रूसी भी सीखी। मैंने कहा हाँ भाई, सब भाषाओं में काम करता हूँ। तो अभी भाषण में किस भाषा में दूँ? मुझे पता ही नहीं था कि वो ये सब कह के और फिर उस पर आ जाएंगे। तो मैंने कहा भाई जी आपकी मर्जी, आप गुजराती बोलिए, मैं हिंदी में अनुवाद कर दूँगा। इंदौर के रहने वाले मराठी भी समझ लेते हैं और गुजराती भी समझ लेते हैं। मैंने कहा गुजराती बोलिए ना, मैं अनुवाद कर दूँगा। बोले हिंदी बोलूँ? मैंने बोलिए। उन्होंने हिंदी में जैसे ही बोलना शुरू किया, हमारे डायरेक्टर साहब थे MS राजन साहब, कन्नड़ थे, वो गुस्से में उठ के खड़े हुए, बोले माय गॉड, दिस इज इंटरनेशनल स्कूल है एंड ही इज यूजिंग दिस रॉटन लैंग्वेज। मैं अध्यक्ष था तो मैं तुरंत खड़ा हुआ, मैंने कहा आई एम द चेयरमैन ऑफ दिस मीटिंग एंड व्हाट आई से इज द रूल। Those who do not want to listen somebody in Hindi or Gujarati or Kannada, they are free to leave. अब वो 20-21 साल का लड़का 55 साल के 60 साल के डायरेक्टर को खड़े होकर कहे सामने, उनके होश फंसता है, वो निकल गए।
नहीं, माफ़ कीजिए, निकले नहीं, वो बैठ गए एकदम। भाषण हो गया, सब हो गया। दूसरे दिन मेरी फेलोशिप 1 तारीख थी, 375 रुपये महीना मुझे मिलता था, सबसे बड़ी फेलोशिप थी मेरी। राघवन साहब रजिस्ट्रार ने कहा कि तुम्हारी फेलोशिप बंद हो गई आज। उनका कैसे? बोले रात को ये हाथ से लिख के राजन साहब ने चिट्ठी भिजवाई है कि इस लड़के की फेलोशिप बंद कर दो, ये मुझे उसमें पब्लिक मीटिंग के अंदर मुझे डिसऑनर कराया। वो मामला संसद में इतने जम के उठा, इंदिरा गांधी नई नई प्रधानमंत्री बनी थी, संसद ठप हो गई। नहीं, 2 दिन नहीं, वो पूरे साल भर झंझट चलता रहा। इंदिरा जी इतनी परेशान थी, नई नई प्रधानमंत्री बनी थी 1950 में। खैर उन्होंने उस स्कूल के ग्रांट बंद कर दिए और उनके होश फाख्ता हो गए। स्कूल की गवर्निंग बॉडी में कौन कौन लोग? कृष्ण मेनन, विजय लक्ष्मी पंडित, हंसराज गुप्ता, सारे बड़े बड़े लोग, शीतलवाड़, मोतीलाल शीतलवाड़, सब ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया और मुझे वापस लिया स्कूल में। मेरी फेलोशिप रिस्टोर। और मैंने हिंदी में पीएचडी का थीसिस लिखा। वो थीसिस में रशियन, जर्मन, पर्शियन, पश्तो, सारी भाषाओं की, इंग्लिश, सब भाषाओं के सोर्सेज इस्तेमाल किए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये घटना बता के, कि आज़ाद भारत में भी अपनी भाषा के लिए इतनी लड़ाई लड़ना पड़ती है। हमारे देश में आज शिक्षा की स्थिति क्या है? 20 करोड़ बच्चे, हमारा जो प्राथमिक शाला है, प्राइमरी स्कूल, उससे निकलते हैं, सेकेंडरी स्कूल में जाते जाते सब ठप हो जाते हैं। क्या वजह क्या है? अंग्रेजी रटना पड़ता है, पल्ली नहीं पड़ती हम, कोई पढ़ाने की ठीक व्यवस्था नहीं है। जो अध्यापक है उनको पढ़ाना नहीं आता है, तो बेचारे छात्र क्या पढ़ेंगे? किसी देश के अंदर शिक्षा की इतनी बर्बादी नहीं है जितनी भारत में है। लोगों को विषय सीखने के बजाय भाषा से दंगल करना पड़ता है। मेरा कहना यह है कि अंग्रेजी सिखाएं और भाषाएं सिखाएं। हमारा विश्व व्यापार आप देखो कितना घटिया है। यानी हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे कुल व्यापार का 2-3% है। उसकी वजह क्या है कि हमको पड़ोसी देश की भाषाएं भी नहीं मालूम। चीनी व्यापार अभी करीब $100 बिलियन का है, उसमें करीब $80 बिलियन, 60 से 80 बिलियन तक चीनी माल हम खरीदते हैं। हमारा माल वो खरीदते ही नहीं। कारण क्या है? हमारा आदमी व्यापारी यहाँ से जब चीन जाता है तो उसको चीनी भाषा नहीं आती है, किसी हिंदुस्तानी को लेके नहीं जाता है। मैं जब भी चीन जाता था, मेरे साथ 10-20 व्यापारी मुंबई के, दिल्ली के वहाँ जाते थे, वो $100 रोज में अनुवादक, तर्जुमान तय करते थे। वो तर्जुमान असली बात बताते ही नहीं था। चीनी माल मोबला पेन 1 लाख रुपए का है, हाँ, और नकली मुश्किल से होगा 25 रुपए का। वो हिंदुस्तानी व्यापारी को 50,000 में बेच देगा। हिंदुस्तानी व्यापारी लालच में फंस के सोचता है इसके 1.25 लाख 1.5 लाख ले लूँगा मैं, खरीद लेता है। यहाँ आके मालूम पड़ता है कि नकली पेन है। उसको वो चीनी अनुवादक सही बात बताते, भारतीय ठगे जाते हैं। अगर हमारे पास 500 लड़के ऐसे हों जो चीनी भाषा जानते हों, 500 लड़के ऐसे हों जो जापानी भाषा जानते हों, वो $100 रोज नहीं मांगेंगे। उनको आप 500-700 रुपये रोज दीजिए, वो आपके साथ जाएंगे और सही अनुवाद करके बताएंगे। हमारा व्यापार जो ठप हुआ हिंदुस्तान का, चलता ही नहीं है व्यापार। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी देश था मुगलों के ज़माने में भारत। हमारे व्यापारी, जो हमारे यहाँ मलमल बनती थी ना, उसको खरीदने के लिए रोम की सुंदरियाँ रात को अंधेरा हो जाए तब भी बैठी रहती थी फाउंटेन के किनारे। हिंदुस्तान के व्यापारी आएंगे, उनसे हम मलमल खरीदेंगे। आज कहाँ है? एक्सपोर्ट हमारा, निर्यात हमारा ठप पड़ा हुआ है ही नहीं। इतना ज़्यादा हम कर सकते हैं चीन के मुकाबले, हम भाषाएं जानते नहीं। अगर दुनिया की भाषाएं हम जानें तो व्यापार हमारा बढ़े। डिप्लोमेसी, हमारी डिप्लोमेसी का हाल क्या है? इंदिरा जी एक बार 1968 या 69 की बात हुई, लेटिन अमेरिका की, एक देश से दूसरे देश में फ्लाई करके दूसरे दिन सुबह जाने वाली थी और रात को सरकार उलट गई, उनकी नदियाँ बहने गई। अगर वो चली जाती तो कुछ भी हो सकता है। वो बस्ती की नहीं बस्ती ये भी नहीं मालूम। उनको क्यों हमारे राजदूत ने, दूतावास ने अलर्ट क्यों नहीं किया, सावधान क्यों नहीं किया?
उनको भाषाओं का पता ही नहीं है। वो जब तक उस देश का अनुवादक आके हमारे राजदूत को बताएगा नहीं कि वहाँ हड़ताल हो रही है, वहाँ दंगल हो रहा है, वहाँ खून की नदियाँ बहने वाली है, राजदूत को पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे जो दूतावास में लोग होते हैं, मैंने भी पढ़ा है उनको एक जमाने में, ये सारे हमारे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में आते थे लड़के, तो बाद में राजदूत वगैरह बन जाते थे, हम उनको पढ़ना पड़ता था। वो वहाँ की भाषा ही नहीं जानते, सब अंग्रेजी पे निर्भर है। यानी हर काम के लिए अगर मुहावरे का इस्तेमाल करें, आपने कहा पिताजी के बारे में, तो वो क्या बोलते हैं, हर मर्ज की दवा है जमाल घोटा है। तो हर देश से डील करने के लिए आप इंग्लिश का इस्तेमाल करो। ये व्यापार हमारा ऐसे ठप हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। हमारा रिसर्च, आपको मैं उदाहरण देता हूँ, प्रावदा और इजवेस्तिया रूसी अखबार है, वहाँ भारत के बारे में क्या छपता है, जर्मन अखबार, फ्रेंच अखबार, लिबोन में क्या छपता है, हमारे यहाँ तीसरे चौथे दिन मालूम पड़ता है। जब तक अनुवादक नहीं बताए मालूम ही नहीं पड़ता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर भारत की कूटनीति को आगे बढ़ाना है, भारत के व्यापार को बढ़ाना है, भारत की समृद्धि को बढ़ाना है, तो हमें स्वभाषाओं में काम करना पड़ेगा, उसके साथ साथ कई विदेशी भाषाओं में काम करना पड़ेगा। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी रात को आज हम बैठ के बात करने वाले हैं मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बारे में। ये जो जिसको सेंट्रल एशिया बोलते हैं, 5 देश हैं उसमें, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिजिस्तान, उज्बेकिस्तान और 5 हो गए ना, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान। इन 5 देशों में सिर्फ 7 करोड़ 20 लाख लोग रहते हैं, और उसका जो क्षेत्रफल है वो भारत से 1.5 गुना ज़्यादा है। आप बताइए। और वहाँ पर मैं इन सारे देशों में रहा हूँ, यूरेनियम, तेल, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम भंडार भरे पड़े। आप कहीं चले जाइए, आपको खोदने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी खुदाई कीजिए, तेल निकल आएगा, थोड़ी सी खुदाई कीजिए, गैस निकल आएगी। तुर्कमेनिस्तान से गैस लाने के लिए 20-22 साल पहले हमने समझौता किया था, आज तक 1 सिलेंडर भी गैस का नहीं आया है। अगर वहाँ से गैस यहाँ आ जाए तो जो आप 1000 रुपया खर्च कर रहे हैं, आजकल 900 रुपया देते हैं 1 सिलेंडर का, तो 100 रुपये मिलने लगेगा बाहर। लेकिन उसका हम शोषण कर ही नहीं पा रहे हैं, उसका हम दोहन कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के पंडितों को, विद्वानों को, एक्सपर्ट्स को, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट्स को ये पता ही नहीं है कि वहाँ कितनी पावर पोटेंशियल है, कितना माल भरा पड़ा है वहाँ पर। क्योंकि वो अंग्रेजी से बिल्कुल अलग हैं, वो लोग रूसी का इस्तेमाल करते हैं या तुर्की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। हमारे लोग जानते ही नहीं उनकी भाषा, उनको कैसे पता चलेगा उसके बारे में। तो भारत की समृद्धि के लिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ अंग्रेजी पर निर्भर न रहें। जैसे मैं कहता हूँ कि भारत में एकता के लिए सिर्फ हमको हिंदी पर निर्भर नहीं रहना है। हिंदी तो अपने आप आएगी, आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, थोपने की ज़रूरत नहीं है। अपनी भाषाओं को हम आगे बढ़ाएं। जब अपनी भाषाएं आगे बढ़ेंगी तो हिंदी अपने आप आ जाएगी। इस तरह से बहुत से मामले ऐसे हैं जिनको अगर भाषा के ज़रिए सुधारने की कोशिश करें तो गजब हो जाएगा। भारत 5 साल के अंदर, 10 साल में महाशक्ति बन सकता है। मेरे पास तर्क बहुत हैं कहने के लिए। 55 साल पहले मेरे भाषणों का एक संग्रह छपा था, अंग्रेजी हटाओ क्यों और कैसे। तो वो अभी एक जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज यहाँ आए, उन्होंने इसकी 1 लाख प्रतियाँ छपवाई है और इसका 12 या 13 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो मैं आपसे फिर एक बार दोहरा के अपनी बात समाप्त करता हूँ, फिर हम लोग संवाद करेंगे। मैं अंग्रेजी के विरुद्ध बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं कहा अंग्रेजी मिटाओ, मैं कहता हूँ अंग्रेजी हटाओ। मिटाने की बात कभी नहीं करता हूँ, उसका इस्तेमाल करो। और आपने बीच में अभी एक कहा तो मेरे को एक विचार मन में आया, उच्चारण के बारे में आपने कहा, लिपि के बारे में कहा। मैं आपको बताऊं कि अंग्रेजी भाषा कितनी दरिद्र भाषा है, उसकी कल्पना लोगों को नहीं है। अंग्रेजी की दरिद्रता का वर्णन करूँ मैं तो आप चकित रह जाएंगे। और मुझसे भी बेहतर काम किया है बर्नार्ड शॉ ने। इस किताब में मैंने बहुत से उदाहरण दिए हैं। बर्नार्ड शॉ ने तो उच्चारणों की मजाक उड़ाई।
एक से एक उच्चारणों के उदाहरण दिए हैं। बोले देखिए ये लिखो और ये उच्चारण करो, इतना उटपटांग उच्चारण होता है अंग्रेजी का। उसमें जो शब्द हैं वो उसके हैं ही नहीं, सारे उधार लिए हुए हैं। हमारे यहाँ हिंदी और भारतीय भाषाएं दूसरी संस्कृत की पुत्रियाँ हैं। और आप देखें कि एक धातु, गम धातु ले लीजिए, गम धातु से 100-200 शब्द तो मैं ही बना सकता हूँ। और जो दूसरी धातुएं हैं, अगर आप कोई संस्कृत के असली पंडित हों तो एक धातु से 1 लाख शब्द बना सकते हैं, क्योंकि कई विभक्तियाँ हैं, उसके अंदर दुनिया भर के प्रकारांतर हैं। जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उससे कई गुना बड़ी डिक्शनरी हिंदी की बन सकती है, मराठी की बन सकती है, गुजराती की बन सकती है, अपनी भाषाओं की बन सकती है, क्योंकि संस्कृत के शब्द सारी भाषाओं में अंतर्भुक्त होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ गरीबी है ही नहीं। भाषा हमारी जितनी मालदार है दुनिया की कोई भाषा नहीं है। और हमारी भाषा से आप ये देखें, आप अगर हमारे यहाँ जो फारसी बोलते हैं ना हम लोग, उसमें अरबी के शब्द हम लोग बहुत घुसा देते हैं। लेकिन आप ईरान जाइए और वहाँ की फारसी सुनिए, आप आनंदित हो जाएंगे। संस्कृत के शब्द फारसी में आप सुनिए। अब जैसे महान शब्द है, वो ईरानी महानी बोलते हैं, हाँ महाई बोलते हैं, महाराष्ट्र जैसे आप बोलते हैं ना, वो भी महाशब्द का प्रयोग है। दर्जनों शब्द ईरान के अंदर संस्कृत के आप सुनेंगे, आप आनंदित हो जाएंगे। कई बार मैं अफगानिस्तान के सीमांत पर हेरात शहर है, आपने नाम सुना होगा, हेरात में रहता था जाके, तो वहाँ लोग फारसी बोलते हैं। सुबह सुबह मैं वहाँ वो जो मौलाना लोग हैं उनके भाषण सुनता था, तकरीर करते थे वो, तो उनमें इतनी सुंदर फारसी वो बोलते थे कि मैं कहता था संस्कृत की आवाज़ आ रही है, फारसी की आ रही है। हमारी भाषाएँ इतनी मधुर हैं, इतनी उत्तम हैं, लेकिन हम लोग दिमागी गुलामी के कारण परेशान हैं। इस दिमागी गुलामी से छुटकारा हो तो देश में न्याय व्यवस्था सुंदर हो, देश में हमारी चिकित्सा व्यवस्था सुंदर हो। चिकित्सा व्यवस्था हमारी कितनी घालमेल वाली है। डॉक्टर लोग जादू टोना करते हैं, मरीज को पता ही नहीं चलता है कि बीमारी क्या है, और सारा पश्चिमी दवाई सब चलती है। अपने यहाँ भारत में घरेलू औषधियाँ गजब की है, उसका ज्ञान ही नहीं, क्योंकि वो अपनी भाषाओं में है, कोई सुनने वाले नहीं। आयुर्वेद भारत का सबसे प्रगत, यानी विश्व में आयुर्वेद के जैसी कोई पद्धति थी नहीं आयुष की, लेकिन 400-500 साल से कोई अनुसंधान होता नहीं, कोई प्रयोगशालाएं बनाई नहीं हमने। और आप देखें कि प्रथम महायुद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, फौजी लोग, 1-2 फौजियों से मुझे बचपन में मिलने का अवसर मिला जिन्होंने प्रथम महायुद्ध में भाग लिया था। डॉक्टरों से मिलने का, इंदौर में रहते थे वो, एक डॉक्टर कौल साहब थे वो इंदौर में, तब शायद 90 साल आयु होगी, मैं छोटा बच्चा था। मैं उनसे पूछता था तो मुझसे बोलते थे कि भाई हमारे यहाँ जब सोल्जर को गोली लगती थी तो उसको बेहोश करने के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं होती, कोई इंजेक्शन नहीं होता था। उनके डॉक्टर साहब फिर कैसे करते थे, गोली वोली कैसे निकालते थे? बोले 6 सोल्जर खड़े होके, कोई 2 हाथ पकड़ रहा है, 2 पाँव पकड़ रहा है, एक उसकी कमर पकड़े हुआ है, और फिर हम किसी तरह से खींच के गोली निकालते। उसको संज्ञाहीन करने का कोई हमारे पास इलाज ही नहीं था। और हमारे यहाँ 2-2.5 हज़ार साल पहले चरक देखें, सुश्रुत देखें, वाघभट देखें, सब दूर संज्ञाहीन करने के लिए इलाज की व्यवस्था थी। तो हमारे यहाँ इतनी प्रगति थी, वो सारी चिकित्सा में, शिक्षा में, सारी प्रगति हमारी पिछड़ गई। अंग्रेजी के कारण हम बंद गए हैं। तो मेरा कहना ये है कि हम सब लोगों को, ख़ासतौर से बम्बई और दिल्ली के लोगों को, कोई अभियान चलाना चाहिए। और अब मैं समाप्त करता हूँ अपनी बात। अभियान कैसे चालू करें? खुद से शुरू करना चाहिए, दूसरों को उपदेश देने की बजाय पहले खुद काम शुरू करें। तो पहला काम क्या कि आपका जो दस्तखत है, हस्ताक्षर आप हिंदी में करें। दुनिया की कोई ताकत आपको हिंदी में हस्ताक्षर करने से, या आपकी जो भी भाषा हो, मैं हिंदी का आग्रह नहीं कर रहा हूँ, प्रेम से हिंदी में करें तो बहुत अच्छा है। अपनी भाषा में करें, दस्तखत अपनी भाषा में करें। आप देखिए, आपसे बड़ा आपका दस्तखत है। आप बैंक में जाइए और बैंक के बाबू से कहिए कि भाई मेरे 5 लाख रुपए रखे हैं खाते में,
मुझे 500 रुपये दे देना। तो आपकी तरफ देखने लगेगा कि इनका दिमाग खराब है, ये पैसे मांगने आ गए, पैसे तो हैं इनके। कहेंगे भाई चेक साइन करके दीजिए, चेक को दस्तखत करके दीजिए। आप कहेंगे चेक लाए कि नहीं। आप घर जाएंगे, अपने नौकर को 5,000 की बजाय 50,000 का एक चेक देंगे। आपका नौकर जाएगा, वो चेक दिखाएगा, आपको देख के उसने 5,000 नहीं दिए, आपका दस्तखत देखेगा, 50,000 पकड़ा देगा उसको। आप बढ़े कि आपका दस्तखत बढ़ा। दस्तखत का इतना बड़ा महत्व है। दिन में अगर एक बार भी आपने दस्तखत किया तो एक बार आपके दिमाग में, अचेतन मन में एक घंटी बजेगी कि आप ये दस्तखत आपने क्यों बदले। करीब मेरे निवेदन से 10 लाख लोगों ने अभी तक भारत में अपने दस्तखत बदले। और मुझे बहुत खुशी है कि मोहन भागवत जी खुद हिंदी भाषी नहीं, मराठी भाषी नहीं, वो मेरी इस बात को इतना पसंद करते हैं कि 7-8 साल पहले बेंगलोर में उन्होंने सारे विश्व के संघ के कार्यकर्ताओं का एक अधिवेशन किया। उसमें उन्होंने ये बात कही और सबसे वहीं हाथ उठा के प्रतिज्ञा करवाई कि आज से आप लोग अपने दस्तखत हिंदी में करें, देवनागरी में करें, और दुनिया की कोई ताकत आपको आपके दस्तखत बदलने से, उनको अपनी भाषा में करने से रोक नहीं सकती। मेरे पास इतने पासपोर्ट हैं, जिस देश में भी गया हूँ मैं वही पासपोर्ट दिखाता हूँ, कोई दूसरा नकली पासपोर्ट तो रख नहीं सकता। एक भी पासपोर्ट पर पारपत्र नहीं बोलता, एक भी पारपत्र पर मेरा दस्तखत अंग्रेजी में नहीं है। दर्जनों देशों में जहाँ मैं लंबे समय रहता रहा, पढ़ता रहा या पढ़ाता रहा, वहाँ मुझे बैंक में खाते खोलना पड़ते थे। कहीं भी मैंने आज तक अंग्रेजी में दस्तखत नहीं किया। यह है कि जो बिल्कुल नहीं समझे हिंदी तो वे फारसी में नीचे नाम लिख देता, या मॉस्को में या लेनिनग्राद में या और छोटे किसी शहर में रहता था, रूस में, तो मैं रूसी भाषा में लिख देता, नीचे लिपि में, भाषा में नहीं लिपि में लिख देता, उनको समझ में आ जाए, उनको हमें विभ्रम में नहीं डालना है। तो आप सबसे पहली प्रार्थना तो मेरी ये है कि आप करें, आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है आपका दस्तखत अपनी भाषा में करने से। दूसरा काम ये कि जो माध्यम है पढ़ाई का वो बदलना चाहिए, विदेशी भाषाएं पढ़ना चाहिए। एक अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा, दर्जनों विदेशी भाषाएं हैं, उनमें से चुन के किस क्षेत्र में हमारे बच्चे को हमको आगे बढ़ाना है, उस क्षेत्र में बढ़े हुए विज्ञान की तरफ ले जाना है, उस भाषा में पढ़ाया जाए, उसकी व्यवस्था हो। बजाय 8-8, 10-10 साल अंग्रेजी पढ़ाने के 2 या 3 साल इसी भाषा को बहुत गहराई के साथ, सघनता के साथ पढ़ाया जाए। मैंने इतनी भाषाएं विदेशी सीखी, 6 महीना साल भर के अंदर बोलना आ जाता है। चीन इतनी बार गया, बिना सीखे ही 40-50 शब्द मुझे रट लिए मैंने, तो उससे मेरा काम चलने लगा। तो कोई भी भाषा सीखना 2-3 साल में आप बहुत बढ़िया सीख सकते हैं। तो आंदोलन चलाइए देश में कि जो अंग्रेजी की अनिवार्यता है बच्चों को, वो समाप्त की जाए। आज तक कोई देश के अंदर एक बार मेरे कहने से, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने ये काम किया था, लेकिन उसको तर्कसंगत ढंग से आगे तक बढ़ाया नहीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेरे एक लेख के आधार पर एक फैसला किया कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चों को, मैंने लिखा था कि उनकी अंग्रेजी अनिवार्य पढ़ाई बंद करनी चाहिए, तो इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने वो फैसला दे दिया, वो आज तक लागू नहीं हुआ। और हमारे अभी जो मुख्य न्यायाधीश है रमन साहब, वो कहते हैं भाई ये सरकारें क्या करती है, हमारे फैसलों को लागू ही नहीं करती है, उनकी उपेक्षा करती, देरी के नीचे सरकारें। तो मेरा कहना ये है कि एक जन आंदोलन चलना चाहिए। आंदोलन बिल्कुल अहिंसक होना चाहिए, प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए, किसी भाषा के प्रति नफरत नहीं होना चाहिए, अंग्रेजी के प्रति भी नफरत नहीं होना चाहिए। सब भाषाएं हम सीखें, लेकिन अपनी भाषाओं को बढ़ाएं। अपनी भाषा बढ़ेगी तो देश बहुत आगे बढ़ेगा, लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा समतामूलक समाज बनेगा। अभी हमारे समाज में विषमता क्यों है? कुछ लोग काफ़ी ऊंचे हैं और कुछ लोग काफ़ी नीचे हैं। उसका कारण भी भाषा है। भाषा एक दीवार है। हमारे जो बच्चे हैं, मालदार लोगों, शिक्षितों के बच्चे, शहरियों के बच्चे, ऊंची जातियों के बच्चे, वो सब आगे निकल जाते हैं, बड़ी नौकरियों पर हम लोग कब्जा कर लेते हैं। वो बेचारे गांव के बच्चे, गरीबों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे,
पिछड़ी जातियों के बच्चे, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? उनको आजीविका के उच्च कोटि के साधन क्यों नहीं मिल पाते? वो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, अंग्रेजी नहीं सीखते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि भारत को अगर एक मजबूत राष्ट्र बनाना है, शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है, संपन्न राष्ट्र बनाना है, समतामूलक राष्ट्र बनाना है, तो स्वभाषाओं में हमको काम करना पड़ेगा। और बम्बई और दिल्ली के लोग इसमें जुटे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, देश में परिवर्तन हो सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर।